हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइफ तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 23वें सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 22 क्लास ले चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 23वां क्लास होगा और आज का हमारा टॉपिक है पोषण की आवश्यकता, पोषण के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, पोषण एवं बीमारी का संबंध। तो एएनएम की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, जनवरी माह में परीक्षा होने वाली है, तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए और इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व आयरन कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों में खराबी आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लोराइड। स्वस्थ दांतों के विकास के लिए फ्लोराइड की अल्प मात्रा नितांत आवश्यक है, परंतु अधिक मात्रा में इसका सेवन करने पर दांतों में खराबी आ जाती है। अगला प्रश्न है, दिए गए पोषक तत्वों में से दूध एक खराब स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दूध विटामिन सी का एक खराब स्रोत है। दूध से लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए संतुलित व पूर्ण भोजन का स्तर दिया गया है। दूध में मौजूद संघटक है पानी, ठोस पदार्थ, वसा, लैक्टोज, प्रोटीन, खनिज, वसाविहीन ठोस। दूध संपूर्ण आहार के साथ साथ जल्दी खराब हो जाने वाली पेय है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसीलिए दूध जो है एक खराब स्रोत है किसका? विटामिन सी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कौन सा भोजन पाचक घटक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेशा। रेशा पाचक घटक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो समृद्ध हैं। जो समृद्ध हैं किसके? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोहा। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो कैल्शियम से समृद्ध हैं। कैल्शियम नहीं, लोहा होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन जटिल पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन सी। विटामिन सी, B6, B12, कॉपर, फोलेट, सेलेनियम और आयरन सहित अन्य पोषक तत्व भी प्रतिरक्षा प्रक्रिया का समर्थन कर स्वस्थ भोजन शैली में भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉड लिवर तेल। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोतों से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। यह अखरोट जैसे सूखे मेवों, अलसी, सूरजमुखी, सरसों के बीज, कनोडिया या सोयाबीन, स्प्राउट्स, टोफी, गोफी, हरी बीन्स आदि सब्जियों से यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 जो है यह कॉड लिवर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विटामिन सी। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है और शरीर इसे स्टोर करके नहीं रखता है। विटामिन सी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए मनुष्य को रोज विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की जरूरत होती है। अगला है, मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कौन कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी।
स्वस्थ विशेषज्ञों की माने तो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी का सेवन करना भी जरूरी है। विटामिन डी वसा में घुलनशील है, जो हड्डियों को मजबूत रखने के साथ साथ घनत्व में सुधार करके उन्हें स्वस्थ रखता है। सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी का सबसे बेहतरीन स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सोयाबीन। सोयाबीन को प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है। अगला है, छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन निकल जाता है। छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। खाद्य भंडारण और तैयारी के दौरान ये विटामिन आसानी से नष्ट हो जाते हैं या धुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के अपने कार्यों को करने के लिए रक्त प्रवाह में अवशोषित होने से पहले वसा में घुल जाते हैं। इन विटामिनों की अधिकता लीवर में जमा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विटामिन B12 का घटक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कोबाल्ट। विटामिन B12 को कोबाल्मिन भी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आगे देखेंगे, दूध और पनीर इसके स्रोत हैं। दूध और पनीर कौन से विटामिन के स्रोत हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ए और बी के स्रोत दूध और पनीर हैं। दूध और पनीर दोनों में लगभग एक ही तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन के अलावा दोनों ही विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम और कई विटामिन का स्रोत है। पनीर बॉडी बनाने के लिए वेट लॉस में मदद करता है। कुल मिलाकर दोनों विकल्पों को ही अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाइपराइन। पाइपराइन एक यौगिक है जिसमें पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? तो हल्दी पाया जाता है। सॉरी, हल्दी नहीं, मिर्च पाया जाता है। पाइपराइन एक यौगिक है जिसमें मिर्च पाया जाता है। पाइपराइन एक यौगिक है जो मिर्च में पाया जाता है। परिवार पाइपरेसिन, जिसे पेपरकॉर्न के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर सूख जाता है और मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है। कितना होती है? तो 0 कैलोरी। मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी खाद्य वस्तु लोहे से समृद्ध है? कौन सी खाद्य वस्तु लोहे आयरन से समृद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दलहन। हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन का एक समृद्ध स्रोत होती है। जितना अधिक हो सके मेथी, सरसों, चौलाई, बथुआ, धनिया, पुदीना, सलजम, हरी प्याज और मूली आदि की सब्जियां बनाकर खाएं। आयरन से भरपूर अन्य सब्जियां हैं हरी गोभी, सुतमूली, टमाटर, चुकंदर, कद्दू, शकरकंदी इत्यादि। अगला प्रश्न है, किसे कभी कभी विटामिन B7 भी कहा जाता है? किसे कभी कभी विटामिन B7 भी कहा जाता है? तो बायोटीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बायोटीन पानी में घुल जाने वाला या वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन बी परिवार का ही हिस्सा है। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। शरीर को कुछ न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थों को ऊर्जा में बदलने के लिए बायोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? वनस्पति घी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय केवल असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजनीकरण द्वारा एथिलीन अथवा एसिटिलीन से एथेन प्राप्त किया जाता है। अगला है, यह वसा का पर्याय है। कौन इसमें वसा का पर्याय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वनस्पति घी। दृश्य वसा व अदृश्य वसा, पशुजन्य स्रोत से मिलने वाली वसा जैसे मक्खन, घी। तो वसा का पर्याय कौन है? ऑप्शन नंबर 3, वनस्पति घी। अगला प्रश्न है, आहार का वसा का कार्य क्या है?
आहार में वसा का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है सिग्नल सेल, सेलुलर झिल्ली का हिस्सा बनाता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीनों आहार में वसा का कार्य है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। अगला प्रश्न है कौन लिपोप्रोटीन बहिर्जात लिपोप्रोटीन मार्ग के माध्यम से निर्मित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन एक प्रकार के लिपोप्रोटीन है। ये अनुलिपिड और विशिष्ट प्रोटीन से बने होते हैं जिन्हें एपिलोलिपोप्रोटीन कहा जाता है। वे जलीय मीडियम हैं जैसे कि रक्त में लिपिड के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। काइलोमाइक्रोन सबसे बड़े लिपोप्रोटीन है। इनमें प्रोटीन का अनुपात कम और लिपिड की एक बड़ी मात्रा होती है। अगला प्रश्न है डे नोवो फैटी एसिड संश्लेषण यह इंगित करता है। डे नोवो फैटी एसिड संश्लेषण क्या इंगित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अतिरिक्त ऊर्जा उपज सबस्ट्रेटस। डे नोवो फैटी एसिड संश्लेषण अतिरिक्त ऊर्जा उपज सबस्ट्रेटस को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अधिकांश पशु वसा है। अधिकांश पशु वसा कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 और संतृप्त, और संतृप्त नहीं संतृप्त। अधिकांश पशु वसा संतृप्त है। संतृप्त फैटी एसिड में डबल बॉन्ड सीसी नहीं होते हैं, जबकि असंतृप्त फैटी एसिड में एक या अधिक डबल बॉन्ड सी होते हैं। अगला प्रश्न है वसा का एक प्रकार है। कौन इसमें वसा का एक प्रकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एसिड वसा का एक प्रकार है। फैटी एसिड श्रृंखला का रासायनिक संरचना द्वारा विभाजन किया जाता है। वसा फैटिक एसिड का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है ओलिक अम्ल का उदाहरण है। ओलिक अम्ल का उदाहरण असंतृप्त वसा है। असंतृप्त वसा कोलेस्ट्रॉल के एचडीएल अंश बढ़ाती है। यह सीमित मात्रा में ठीक कही जा सकती है। प्रायः भोजन में एकल असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा समान मात्रा में हो सके तो ठीक रहता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जंतुओं में ऊर्जा संचय का मुख्य माध्यम है। अगला है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होते हैं। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल नामक अम्ल एवं प्रोटीन से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम हमारे शरीर का महत्वपूर्ण घटक होता है जो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है और हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कैल्सीफेरॉल, फिलोक्विनोन और टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। अगला प्रश्न देखेंगे एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 45 ग्राम। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए
औसत पुरुष के लिए 56 से 91 ग्राम रोजाना और औसत महिला के लिए 46 से 75 ग्राम रोजाना। अगला है गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर एक विटामिन ए। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। यह विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इससे शरीर खासकर जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं। अगला प्रश्न है, एंसोमिया कहते हैं। एंसोमिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 घ्राण संवेदना की कमी को एनोसेमिया कहते हैं। अगला है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी आवश्यक है। आगे देखेंगे, कैरोटीन प्रचुर होता है। कैरोटीन प्रचुर होता है किसमें? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गाजर में। कैरोटीन प्रचुर होता है गाजर में। शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अन्य स्रोत अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियां हैं। अगला है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखेंगे, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित है में से किसकी उपस्थिति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केजिन के साथ साथ कैरोटीन। दूध में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है और प्रोटीन सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध में केजिन के साथ कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, इसलिए गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ये जैविक खेती मिट्टी की गुणवत्ता और भूजल के संरक्षण में सुधार लाने के लिए की जाती है। ये प्रदूषण भी कम करता है और पर्यावरण के लिए बेहतर हो सकता है। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। जंतुओं तथा पौधों में भोजन ग्लाइकोजन तथा स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अगला है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा होता है। जब शरीर की नसों में खून का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता है तो ऐसे में खून जमने की समस्या या क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। इस क्लॉटिंग की वजह से खून हृदय तक पहुंचने में असमर्थ होता है। इसी के साथ हृदय को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। यह स्थिति हार्ट अटैक की होती है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शरीर के हर ऊतक में मौजूद होता है। आयोडीन सीधे थायराइड ग्रंथि से जुड़ा होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन नहीं बना पाएगी और हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण बनती है। उदासी, थकान, वजन बढ़ना, कब्ज आदि हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 2 खनिज, लवण और विटामिन। आहारी रे से रुक्षांश नहीं है, सिर्फ 1 और 2 है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 2। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।